गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024883। आज हम क्या करते हैं, इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। When a 3-digit number 984 is added to another 3-digit number 4p2, we get the 4-digit number 13q6, which is divisible by 11. Then the value of p plus q. हमारे पास एक नंबर है 984। इसके अंदर अगर अपन यहां से हमारे पास एक नंबर है 984। चलिए इसी से लिखते हैं। इसके अंदर अगर अपन ऐड कर दें 4p2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 13q6। तो हमें यहां से क्या करना है, p प्लस q का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो 4 + 2 6 बना, ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ गया। 9 + 4 13 बना, ये भी ऐसे कैसा आ गया। इसका मतलब कोई कैरी नहीं है। इसका मतलब 8 में मैक्सिमम अपन क्या जोड़ सकते थे, p की वैल्यू क्या हो सकती थी 0 और 1। 8 में अपन क्या जोड़ सकते थे, वैल्यू 0 और 1। ये सही दिख रहा है क्या? इस पे कौन सा कलर सही लगेगा यार? गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024883। आज हम इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। When a 3-digit number 984 is added to another 3-digit number 4p2, we get a 4-digit number 13q6, which is divisible by 11. The value of p plus q is. हमारे पास एक 3 अंकों की संख्या है 984। इसमें अगर हम 4p2 ऐड करते तो हमारे पास नंबर क्या आया 13q6। तो हमें p प्लस q बताना है कि क्या होगा। और ये जो नंबर है ये हमारे पास 11 से डिवाइड होता है। अब 4 + 2 6 बन रहा है, कोई कैरी नहीं आई। 9 + 4 13 बन रहा है, इसका मतलब यहां भी कोई कैरी नहीं आई। इसका मतलब 8 + p को q बनाना है, कोई कैरी नहीं जानी चाहिए। तो p की वैल्यू या तो पॉसिबल है 0 या 1, क्योंकि 8 में 0 ऐड करूंगा तो 8 बनेगा, 1 ऐड करूंगा तो 9 बनेगा। जैसे इससे बड़ा नंबर लूंगा 8 + 2 10 कैरी आ जाएगी, जबकि यहां कोई कैरी नहीं आ रही, तो 0 या 1 होगा। अब ये नंबर हमारे पास डिविजिबल है 11 से। अगर 0 लेता हूं तो q क्या आएगा 8, और 1 लेता हूं तो 9। तो अगर मैं 1389 लिखूं, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करूं तो मेरे पास यहां से मैं क्या लिखूंगा 1386। लास्ट वाला डिजिट क्या था 6 था, 1386 लिखूं। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करूं, इनका टोटल 9, इनका टोटल 9, इसका मतलब डिविजिबल है। तो q की वैल्यू क्या आएगी 8, और q की वैल्यू 8 आएगी तो p क्या होगा 0। तो क्या आएगा 0 + 8, आंसर क्या जाएगा 8। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52 पर। 570 को कितनी तरह से दो अलग अलग गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। इन हाउ मेनी वेज कैन 576 कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। अब हमें 576 के फैक्टर्स करने।
576 के फैक्टर्स करें, 2 से डिवाइड करूं 288, फिर 2 से डिवाइड करूं 144, फिर 2 से डिवाइड करूं 72, फिर 2 से डिवाइड करूं 36, फिर 2 से डिवाइड करो 18, 2 से डिवाइड करो 9, 3 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1। तो क्या 576 को हम क्या 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, अगर अब मैं इसके टोटल फैक्टर्स निकालूं तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 3, 7 21, इसके टोटल फैक्टर आ गए 21। अब मैं इसके यहां से अगर फैक्टर्स के पेयर निकालूं, फैक्टर्स का 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर का प्रोडक्ट निकालूं तो 21/2 10.5, लेकिन टोटल फैक्टर क्या होंगे, एक ज्यादा होंगे क्योंकि पॉइंट में नहीं होगा तो क्या आएगा 11। लेकिन इन 11 फैक्टर्स के, अब हम इनको 2 फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के रूप में 11 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर 576 का 24 इंटू 24 बनेगा क्योंकि 576 24 का स्क्वायर है, तो एक फैक्टर ये सेम बनेगा। तो 11 में से एक फैक्टर सेम वाला कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट फैक्टर कितने आ जाएंगे 10। तो इसको क्या होगा, अलग अलग फैक्टर के रूप में कितनी तरह से दिखाया जा सकता है, 10 तरह से। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखो 53 नंबर, 32 की पावर 32 की पावर 32 का अंतिम अंक हमें बताना है कि क्या होगा, लास्ट डिजिट हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। 32 की पावर 32 की पावर 32, अब मैं इसको 32 की पावर 32 की पावर 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। 2 की पावर 5 लिखूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 5 32 होते हैं। अब इस पावर में 4 का डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या आएगा 2, तो 32 की पावर 32 की पावर 2, अब 2 की पावर 2 से क्या बनेगा 4, तो 32 की पावर 4, 32 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 4 चेक करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 54 पर। A11, 23 एंड 17 इनका एवरेज 15 है, AB 12, 26 का एवरेज 16 है, तो A अपॉन B की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। A11, 23 और 17 इनका एवरेज क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये हमारे पास कितना है 15, तो यहां से क्या आएगा A प्लस 51/4 बराबर 15, तो A प्लस 51 बराबर 60, तो A की वैल्यू क्या आ गई 9, A की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब क्या आएगा A प्लस B प्लस 12 प्लस 25 अपॉन में 4, इन सब का एवरेज क्या है 16। A की वैल्यू हमने 9 रख दी, तो यहां से क्या आ जाएगा B प्लस 37 प्लस 9 46/4 बराबर 16, तो B प्लस 46 बराबर 64, तो B की वैल्यू 46 उधर जाती माइनस का क्या आ जाएगा 18। A की वैल्यू 9 और B की वैल्यू 18, तो A अपॉन B की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, तो 9/18, तो 1/2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 55 पर। ये एवरेज का क्वेश्चन था। A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 बराबर A² प्लस B², तो A की पावर 6 प्लस B की पावर 6 की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो A की पावर 6 प्लस B की पावर 6 का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या A² प्लस B² इनटू में A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 माइनस में A² B², और क्वेश्चन में जो ये टर्म दे रखी है A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 A² B² के बराबर है, तो उसकी जगह अगर A² B² लिख दूं तो A² B² माइनस A² B² 0, और 0 को अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो
0 का अगर किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 55 का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है अलजेब्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 56 पर। हमें इन टर्म्स का क्या करना है, HCF फाइंड करना है कि क्या होगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है 6x² x माइनस वाई x² xy प्लस y², ये हमारे पास है। नेक्स्ट टर्म है 18xy² इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट टर्म है 12xy इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये हमारे पास है। अब देखो यहां से इस टर्म से भी मेरे पास x³ माइनस y³ बन जाएगा, लेकिन ऐसी कोई टर्म नहीं है। तो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है, एक क्या आ जाएगा x आ जाएगा, सबके पास x है। यहाँ 6x ये कॉमन आ रहा है। इन सारी टर्म में से क्या कॉमन आएगा x माइनस वाई, तो x माइनस वाई सबके पास है। तो आंसर क्या आ जाएगा 6x x माइनस वाई, ये इनका क्या आ जाएगा हमारे पास HCF आ जाएगा। क्योंकि हम इसके आगे फर्दर फैक्टर कर नहीं पाएंगे इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट हमें ये वैल्यू मिल गई और कोई भी इसके अलावा कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। आप चाहो तो इसमें डिवाइड रूल अप्लाई करके भी यहाँ से निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 57। इसकी मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अपन इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दें। 2 इंटू 2x माइनस 7 बराबर 0, तो 4x बराबर 7, तो x बराबर क्या आया 7/4। तो x की वैल्यू 7/4 के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा। x की वैल्यू फंक्शन में रख देते हैं 7/4। हमारा फंक्शन है 2x² माइनस 7x प्लस 12। x की जगह अगर 7/4 रखूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 49/16 माइनस में 7 इंटू 7/4 प्लस का 12, 2 से गया 8 बार, पूरे का एलसीएम 8 आ जाएगा। 49 माइनस में 49 इंटू 2 98, 12 इंटू 8 क्या आएगा 96, तो माइनस का 98 प्लस का 96 माइनस का 2 49 माइनस 2 47/8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 नंबर पर। 58 नंबर देखो हमें क्या कह रहे हैं, एवरी डे मैंगो सेलर सेल्स हाफ द स्टॉक, 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड। इफ 1983 मैंगोज rotated over 3 nights, then how many mangoes did the start with on the first day? एक आम विक्रेता हर दिन अपने माल का आधा बेचता है, 10% माल हर रात को खराब हो जाता है। यदि 3 रात के बाद 1983 आम खराब हो गए तो उसने पहले दिन कितने आमों से शुरुआत की थी। आधा माल बेचता है, इसका मतलब 1/2, 10% माल खराब होता है, इसका मतलब 1/10, बट्टा में 2 और 10 का मतलब एलसीएम क्या आएगा 20। 3 दिन की बात हो रही है तो 20 का क्यूब, तो टोटल मैंगो अपन 20 का क्यूब 8000 मान लें। 8000 हमने टोटल क्वांटिटी लेट कर ली। फर्स्ट डे हमने इसमें से सेल करे आधे, 4000 सेल कर दिए और बचे कितने, 8000 में से 4000 सेल कर दिए 400, 10% खराब हो गए। 10% खराब हो गए, इसका मतलब कितने खराब हो गए 400। 4000 में से 400 खराब हो गए तो बचे कितने 3600। अब सेकेंड डे फिर हमने हाफ सेल कर दी, 1800 सेल कर दिए, 1800 बचे तो 180 खराब हो गए। 1800 का 10% 180 खराब हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 1620। थर्ड डे फिर हम लोगों ने आधे बेच दिए 810। थर्ड डे हम लोगों ने आधे बेच दिया 810, बचे कितने 810, इसका 10% 81 खराब हो गए। तो 400, 180 और 81
टोटल हमारे पास कितने खराब हो गए? 661। हम कह रहे हैं 661 खराब हुए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने आम खराब हो गए? 1983 आम। 661 की वैल्यू 90, 1983 तो 1 की वैल्यू 3 आम, तो टोटल 8000 की वैल्यू 8000 गुना 3 24,000 आम। तो टोटल आम हमारे पास इनिशियली कितने थे? 24,000। ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2400 रुपए की राशि 5 साल में 2 गुना होगी, वही राशि 20 साल में इस दर से कितने गुना हो जाएगी, हमें ये बताना है। अब देखो हमें पता है 2400 रुपए थे, 5 साल में 2 गुना हुए, 5 साल में 2 गुना हुए CI से, तो 20 साल में हमें बताना है टाइम कितने गुना हुआ? 4 गुना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। इसका मतलब कितने गुना हो जाएंगे? 16 गुना। 16 गुना हो जाएंगे, तो क्या करें हम? 2400 का 16 गुना कर दें। 2400 का अगर अपन 16 गुना करें तो यहां से क्या आ जाएगा? 38,400। तो कितने रुपए बन जाएंगे? 38,400 रुपए। क्योंकि हमें पता है कि टी टाइम में CI में क्या होता है? CI में हमारे पास क्या होता है? टी टाइम में कोई अमाउंट n गुना होती है, तो फिर उतने ही टाइम में फिर से n गुना हो जाती है, उतने ही टाइम में फिर से n गुना हो जाती है, फिर उतने ही टाइम में फिर से क्या होगा? n गुना हो जाएगी। जितने गुना हम टाइम करते जा रहे हैं n की पावर भी उतने हो रही है, तो 4 गुना टाइम में n की पावर भी 4, तो यहाँ टाइम 4 गुना हुआ तो 2 की पावर 4, 16 गुना होगी अमाउंट, तो 2400 का 16 गुना क्या आ जाएगा? 38,400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 पर। हमें क्या कह रहे हैं? ए बस स्टार्ट फ्रॉम द डिपो फिल्ड विद द कैपेसिटी to stop at the station A where 1/3 of the passengers alight and 30 board to the bus. At station B 1/4 of the passenger get alight and 12 board to the bus. At starting C which was the last stop all the 84 passengers alight. What is the capacity of the bus? एक पूरी भरी हुई बस एक बस अड्डे से चलना शुरू करती, स्टेशन A पर रुकती है जिससे कुल क्षमता के 1/3 यात्री उतर जाते, 30 नए यात्री चढ़ जाते हैं। बी पर 1/4 यात्री उतर जाते हैं, 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेशन सी अंतिम स्टेशन है जहां बस रुक जाती है और सभी 84 पैसेंजर उतर जाते हैं। तो बस की टोटल कैपेसिटी बतानी है कि क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका रहता है लास्ट से स्टार्ट करो। लास्ट में कितने पैसेंजर उतरे? 84। उससे पहला 12 चढ़े थे, तो इसमें से 12 घटा दो, 72। अब ये 72 में से 1/4 यात्री स्टेशन बी पर उतर गए थे, तो 1/4 यात्री उतर गए थे, तो बचे कितने थे? 3/4। तो स्टेशन बी के यात्रियों का 3/4 कितना है? 72। इसका मतलब स्टेशन बी के यात्री कितने थे? 24 × 4 96। बी पर स्टार्टिंग में कितने यात्री थे? 96। अब कह रहे इससे पहले 30 नए यात्री चढ़े थे, तो 96 में से 30 घटा दो, 66। ए पर क्या है? उसकी कुल क्षमता के 1/3 यात्री उतर गए थे, तो ए की कैपेसिटी का 2/3 बचा हमारे पास, वो किसके बराबर है? 66 के। तो ए की वैल्यू 66 × 3/2, तो 33 × 3 99। तो ए पर टोटल कितने पैसेंजर थे? 99। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। अभी हमने पेपर के 10 क्वेश्चन कर ली, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 61 पर। एक कार्य 56 दिन में समाप्त करना था, लेकिन 104 आदमी काम पर लगाई। प्रत्येक आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 30 दिन बाद पूरे काम का 2/5 भाग पूरा हुआ। कितने और एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम पर लगाएं
ताकि काम समय पर पूरा हो सके। अब प्रति व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। हमारे पास कोई काम है कितने दिन के टारगेट का, 56 दिन का। हमने 2/5 भाग करा तो हम काम 5 काम मान लेते हैं। हमें 56 डेज में करने थे। सबसे पहले कितने आदमी लगाए, 104। इन्होंने 2 काम कर दिया कितने दिन में, 30 दिन में। जब ये प्रतिदिन कितने घंटे काम करते थे, 8 घंटे। अब 56 में से 30 दिन हो गए तो दिन कितने बचे, 26। ये प्रतिदिन 9 घंटे काम करेंगे। 5 काम में से 2 काम हो गया तो बचा कितना, 3। कितने व्यक्ति और लगाए, मान लिया x व्यक्ति और लगाए तो व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 104 प्लस x। यहां से हमें x की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 104 प्लस x इंटू 2 इंटू 26 इंटू 9, 104 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 8। यहां से अगर अपन इसको सोल्व कर ले, 26 से गया एक बार, ये गया 4 बार, 2 से चला जाएगा 2 बार, 9 गया 3 से एक बार, 30 से गया 10 बार। तो 104 प्लस एक्स बराबर 2 इंटू 10, 20 इंटू 8, 160। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 160 माइनस 104, 56। तो हमें कितने व्यक्ति और काम पर लगाने पड़ेंगे अब, 56। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। 61 का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 62 पर। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं 30 और 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई 40 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या है, 30 और 20, और एक विकर्ण कितना है, 40। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का टोटल निकाल लें। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालें तो इरन्स फॉर्मूला लगा दें। एस की वैल्यू क्या होगी, 20 प्लस 30 प्लस 40 बटा 2। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 बटा 2, 45। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू 45, एस माइनस ए, 45 में से 20 घटा दिया 25, 30 घटाया 30 घटाएंगे तो 15, 40 घटाएंगे तो 5। अब 45 को हमने लिखा 9 इंटू 5, 25 को ऐसे ही 15 इंटू 5, तो 9 से बाहर आया 3, 5 इंटू 5 से बाहर आया 5, 25 से बाहर आया 5, अंदर बच गया रूट में 15। तो क्या आ जाएगा, 75 रूट 15। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया इसका डबल होगा, पैरेललोग्राम का एरिया, तो इसका 2 गुना कर दें तो 2 इंटू 75 रूट 15, तो क्या आ जाएगा 150 रूट 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा 62 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 63 पर। कोस बी माइनस कोस 2a अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो आप शायद छोटा सा फॉर्मूला जानते हो, कोस सी माइनस कोस डी, ये क्या होता है, माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू के अंदर साइन सी माइनस डी बाई 2। सेम इसी तरह से आप जानते होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हमारे पास क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इन 2 फॉर्मूलों का यूज करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, कोस 2b माइनस में कोस 2a अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b।
तो यहां से अगर इसको लिखे -2 साइन 2b + 2a/2 इनटू के अंदर कोस 2b कोस नहीं आएगा, साइन आएगा, इनटू में साइन 2b - 2a/2 अपॉन में साइन c + d, ये क्या बन जाएगा 2 साइन 2b + 2a/2 इनटू में कोस 2b - 2a/2। 2 से 2 कट गया, साइन वाली टर्म से साइन वाली टर्म कट गई, क्या बचेगा माइनस में साइन b - a अपॉन में ये हमारे पास जो हमने बटा में टर्म लिखी, ये हमारे पास क्या थी, ये हमने 2a - 2b था, तो हमें इसको इस तरह से ही लिखना था। तो ये हमारे पास क्या बनेगा कोस 2a - 2b/2। तो यहां से क्या आएगा अपोन में कोस a - b। अब माइनस को जब अंदर ले जाऊंगा तो क्या आएगा साइन a - b अपोन में कोस a - b। साइन a - b अपोन कोस a - b तो क्या बनेगा tan a - b। तो हमारा आंसर क्या जाएगा tan a - b, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पर। थोड़ी सी हमने यहाँ लिखते वक्त गड़बड़ कर दी थी, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है साइन c + साइन d का 2 sin c + d/2 इंटू कोस c - d/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 64 पर। एक पतंग 250 मीटर लंबे एक धागे से उड़ रही है। यदि धागा खींचा हुआ माना जाए और वह 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पतंग की धरातल से ऊंचाई बतानी है कि क्या होगी। अब देखो हम लोगों को क्या कह रहे हैं, हम लोगों को एक पतंग दे रखा है जो 250 मीटर लंबे धागे से बंधा हुआ है, और वो धागा 36 से कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का। हमें क्या करना है, इस पतंग की हाइट बतानी है कि क्या होगी। तो देखो क्या साइन 60 डिग्री बराबर h/250, साइन 60 डिग्री होगा √3/2 बराबर h/250। तो h की वैल्यू 250 इंटू √3/2 तो 125 √3। अब √3 का मान 1.73। अब मैं आगे 2 नहीं लिख रहा, √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73। अब 125 को 1.73 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले 125 को अगर मैं 100 + 25 सोच लूं और इसको गुना करूं 1.73 से, तो 100 को गुना करा 173, 25 को गुना करा तो 173 में अपन ने क्या करा 4 का भाग दिया, 4 चौक 16, बच जाएगा 1 13, 4 3 12, बच जाएगा 1.25। तो इनको अगर ऐड कर दें तो 216.25। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 65 पर। हमें दे रखा है फाइंड x, y when 3 2 6 3 x y and 6 5 are the vertex of a parallelogram। एक पैरेललोग्राम के हमें वर्टेक्स दे रखे हैं, तो हमें x y का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो अगर अपन एक पैरेललोग्राम बनाए तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है, इसके विकर्ण जो होते डायगोनल जो होते वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते। तो अगर अपन इसके वर्टेक्स लिख लें, हमें x, y चाहिए, तो सबसे पहले अगर मैं इस डायगोनल के इंटरसेक्शन के मिड पॉइंट निकालूं, पहले इसकी मदद से निकालो, इन दोनों पॉइंट की मदद से, तो क्या आएगा x + y/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, 6 और 6 12/2 6,
5 + 3 8/2 4। इन दोनों के डायगोनल के इंटरसेक्शन के पॉइंट क्या बने 6 4। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3 + x/2 बराबर किसके होगा 6 के। तो 3 + x बराबर 12, तो x बराबर 9। अब x बराबर 9 आ गया, 9 वाले दो ऑप्शन है तो y भी फाइंड करना पड़ेगा। तो 2 + y/2 बराबर 4, तो 2 + y बराबर 8, तो y बराबर 6। तो 9,6 क्या आ जाएंगे, इसके निर्देशांक आ जाएंगे। ये हमारे पास 65 का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 66 पर। अभी हमने पेपर के क्या करा 15 क्वेश्चन कर लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 66 हमें क्या कहते हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए पर बाह्यस्पर्श करते हैं, पी की इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, तो P तथा Q पर स्पर्श करती है, तो PAQ बताना है कि क्या होगा। चलिए दो सर्किल बना लेते हैं। ये हम लोगों ने दो सर्किल बना लिए। हम लोगों को पता है कि दोनों सर्किल एक दूसरे को क्या करते हैं, किस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, ए पर। हमारे पास इनकी एक कॉमन टेंजेंट है, चलो अपन ऐसे ही बना लेते हैं इनकी कॉमन टेंजेंट। ये हमारे पास जो लाइन बन रही है ये हमारे पास क्या इनकी कॉमन टेंजेंट है जो इनको P और Q पर स्पर्श करती। हमें एंगल कौन सा बताना है, PAQ, ये वाला एंगल बताना है कि क्या होगा। अब अगर इस A बिंदु को यहां स्पर्श रेखा से मिला दूं, इसको अगर मैं नाम दे दूं T, तो क्या PT और TA बराबर होंगे, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। सेम इस तरह से क्या मेरे पास TQ और TA बराबर होंगे, TQ और TA बराबर होंगे, क्योंकि ये भी बराबर होंगी, तो ये तीनों बराबर होंगी। तो ये जो एंगल बनेगा PAQ वो कितना बनेगा 90 डिग्री। PAQ हमारे पास क्या बन जाएगा 90 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67 पर। दिए गए डायग्राम में ABD ये वाला कोण, PQD और CDQ ये तीनों क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों लाइनें आपस में क्या है समांतर है। AB बराबर x दे रखा है, PQ बराबर z दे रखा है और CD बराबर y दे रखा है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ये हम लोग काफ़ी टाइम से जानते हैं। ये हमारे पास एक थ्योरम होती है कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो उसके लिए फॉर्मूला होता है छोटा सा, दो तरह से लिखते हैं। z बराबर हमारे पास क्या होगा x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, या तो इस तरह से लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का टोटल, या हम क्या लिखते हैं 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। ये हमारे पास आ जाएगा z बराबर 1/x प्लस 1/y। तो 1/z ये हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब ये थ्योरम होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस थ्योरम का सॉल्यूशन आपको बताऊं कि ये थ्योरम कैसे आई, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए अलग से इसके सॉल्यूशन की एक वीडियो बना दूंगा। चलिए अभी मैं आपको थ्योरम नहीं सिखा रहा, अभी क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो डायरेक्ट मैंने बता दिया कि कोई ऐसी एक थ्योरम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 पर। किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है, कोइंसिडिंग पॉइंट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, वो हमारे पास क्या होता है ऑर्थो सेंटर। शीर्ष लंबों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, लंब केंद्र। देखो शीर्ष लंब यहां नाम है, ये लंब केंद्र, तो आपको नाम से ही पता लग रहा है कि क्या होगा, लंब केंद्र होगा, और कहीं भी मेंशन नहीं है। अब ये सारे अगर किसी को पता है कि किस किस से बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये ज्योमेट्री का पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 69 पर। इन ट्रायंगल ABC CAB बराबर 80 डिग्री। देखो इसी डायग्राम को देखने की कोशिश करते हैं अपन।
अपने को सी ए बी ये वाला कोण 80 डिग्री दे रखा है। फिर हम लोगों को कह रहे हैं ए बी सी बराबर 50 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 50 डिग्री। ए बी एफ एंड सी डी आर परपेंडिकुलर विद द सेंटर ओ, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ओ बी। हमें ये वाली वैल्यू बतानी है कि कितनी होगी। ये 80 ये 50 दोनों का टोटल 130। ट्रायंगल के तीनों इंतः कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये दोनों का टोटल क्या होगा 180। तो इसको अगर मैं थीटा बोलूं, इसको भी थीटा बोलूं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो थीटा प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आएगा 130 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमें पता ही है क्या बनेगा, ऑर्थो सेंटर बनेगा। ऑर्थो सेंटर पर हमारे पास क्या होता है, बनने वाला एंगल 180 डिग्री माइनस अपोजिट वर्टेक्स पर बने वाला एंगल। हम कैसे लिखते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं, ये सी पर है तो एंगल ए ओ बी क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी। एंगल सी हमें पता लग गया था 50 डिग्री, तो 180 माइनस 50 डिग्री 130 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पर। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5, बी में यह अनुपात 5:1, इन्हें किस रेशो में मिलाया जाए कि जिससे यह अनुपात 5:4 हो जाए। बर्तन ए में दूध और पानी का रेशो, मिल्क एंड वाटर का रेशो 4:5, बी के अंदर मिल्क व वाटर का रेशो 5:1। इनको आपस में किस रेशो में मिलाएं कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाए 5:4। चलिए कोशिश करते, एलिगेशन लगाते। एलिगेशन हमेशा सेम चीजों में लगता है। तो बर्तन ए का अगर अपन मिल्क देखें तो 4/9, बर्तन बी में मिल्क देखें तो 5/6, दोनों का मिलाकर देखें तो मिल्क 5/9। एलिगेशन लगाना है, सबको क्या करें 18 से गुना कर दें। नौ से गया 2 बार, 6 से गया 3 बार, 9 से गया 2 बार, तो क्या जाएगा 8, 15, 10। एलिगेशन लगाने, 15 में से 10 गए 5, 10 में से 8 गए 2, तो इनको किस रेशो में मिलाएं 5:2 में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए 5:2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। ये हमारे पास मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था। 71 देखो हमें क्या करें, ए सेल बोट मूव एट द स्पीड ऑफ 12 km/h with no one in the boat. The speed of boat decreased by a quantity that varies as the cube root of the number of the passenger who board to the boat. With 8 passengers on the boat, it moved with the speed of 8 km/h. How many passengers should board the boat so that it stop moving? अब देखिए इसमें मेन जो हमारा आंसर है वो सारा किस बात पर डिपेंड करता है, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज बाय ए क्वांटिटी दैट वेरीज एट द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर वो बोर्डिंग द बोट। इस बात पर मेनली डिपेंड करता है। हिंदी में अगर देखें तो नाव की गति नाव में उपस्थित यात्रियों के घनमूल के अनुसार घटती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नाव की गति नाव में उपस्थित यात्रियों के घनमूल के अनुसार घटती है। चलिए कोशिश करते हैं, इसने जो बात कही उसको समझते हैं। इसने हमें क्या कहा, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ बोट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स। डेल्टा इसका है स्पीड में चेंज, एन हमारे पास क्या नंबर ऑफ पैसेंजर, तो ये इसने दे रखे। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शन का साइन हटाऊं तो डेल्टा एस बराबर क्या के रूट एन, के क्यूब रूट एन। अब कह रहे अगर उसमें 8 यात्री हैं तो इसकी स्पीड 8 हो जाती। स्पीड अगर 12 से 8 हुई तो कितनी कम हुई 4। के का मान नहीं पता, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने 8, तो 4 बराबर के इंटू 2, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2।
तो डेल्टा एस बराबर 2 क्यूब रूट में n, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हमें कह रहा है कि इसकी स्पीड को हमें क्या करना है, इसको रोकना है कि नाव रुक जाए। तो इसका मतलब स्पीड 12 से 0 करनी, तो स्पीड को कितना कम करना है, 12 बराबर 2 क्यूब रूट में n। तो क्यूब रूट n की वैल्यू 12/2 6, तो n की वैल्यू 6 का क्यूब 216। तो नंबर ऑफ द पैसेंजर अगर 216 होंगे तो ये बोट क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस मेन जो बात थी वो इसी में थी, द स्पीड ऑफ बोट डिक्रीज बाय द क्वांटिटी दैट वेरीज एज द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स हु बोर्ड द बोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 72 पर। A sum of money become 8928 in 2 year and 10224 in 3.5 year at simple interest. Find out the rate of interest. हमें ब्याज की दर बतानी है कि क्या होगी। 10,224 रुपये बन गए। 10,224 रुपये में क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। फिर हमें कह रहे हैं 8,928 रुपये बन गए, उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस निकालें, इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा, 1.5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 14 में से 8 गई 6, 11 में से मेरे पास 2 गए 9, फिर 11 में से 9 गए 2, फिर 9 में से ये चला जाएगा 8, तो क्या बचेगा 1। 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, 1296। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 1296 बटा में 1.5 या 3/2, तो क्या आ जाएगा 432 इंटू 2, 864 रुपये। अब 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 864 रुपये आ गया। अब हमें रेट के लिए प्रिंसिपल चाहिए, तो या तो 3.5 साल का ऐसा ही निकालो या 2 साल का ऐसा ही निकालो। 2 साल का अगर अपन ऐसे ही निकालें तो इसका डबल कर दें, तो क्या जाएगा 8 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 1728 रुपये। तो 8,928 रुपये में प्रिंसिपल और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1728 रुपये। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 7,200 रुपये। प्रिंसिपल आया 7,200 रुपये। 1 साल का ऐसा ही 864 रुपये। तो रेट क्या होगी, 864 रुपये ब्याज मिला कितने पर, 7,200 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 2 0 से 2 0 कट गए। 72 से चला जाएगा एक बार, 144 चला जाएगा 2 बार, तो रेट क्या जाएगी 12%। तो रेट हमारे पास क्या आई 12%। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ये बड़ा इजी सा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बस हमें यहाँ से 1 साल का ऐसा ही निकालना था और प्रिंसिपल निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। देखो 73 से 75 वाले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डीआई के। हमें क्या कह रहे हैं, द फ्लोइंग पाई चार्ट गिवन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अपूर्व। नीचे दिया गया जो वर्ता रेख है वो क्या करता है, अपूर्व के मासिक खर्च को दर्शाता है। ये हमें अलग अलग एक्सपेंडिचर दे रखे। यदि अपूर्व का वेतन 25,000 है तो वस्त्र और विविध पर उसका कुल खर्च कितना है हमें ये बताना है। अब देखो वस्त्र की अगर बात करें तो वस्त्र की वैल्यू क्लोथिंग हमारे पास क्या आएगी, क्लोथिंग हमारे पास आ गई 20%। फिर विविध मिसलेनियस की बात करें तो 30%, तो 20 और 30 कितना आ गया 50%। तो 25,000 का 50% होगा उसका खर्चा इन पर, 25,000 का 50% 12,500 रुपये। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 74 को। How much should be the total expenditure of Apurv if his expenditure on house rent and traveling is rupees 15,000? हमें उसका टोटल खर्चा बताना है। अगर इन दोनों पर उसका खर्चा कितना है 15,000। हाउस रेंट और ट्रेवल, हाउस रेंट की बात करें 10%, ट्रेवल की अगर अपन बात करें तो ट्रेवल 20%, 10 और 20 क्या आया 30%, 30% की वैल्यू 15,000। टोटल खर्चा हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 15,000 बटा 30% वैल्यू चाहिए 100% की,
परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 चला गया, 3 से चला गया 500 बार, 500 गुना 100 50,000 रुपये। तो उसका टोटल खर्चा कितना है? 50,000। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 75 नंबर। 75 नंबर देखो हमें क्या कह रहा है? ईच एक्सपेंडिचर इन पाई चार्ट सबटेंस सेंटर एंगल एट द सेंटर, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी द डिफरेंस ऑफ एंगल एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। हमें 54 डिग्री का डिफरेंस चाहिए। हमें पता है कि पूरा सेंटर पर एंगल बनेगा 360 डिग्री, 100% की वैल्यू 360 डिग्री के बराबर, तो 1 डिग्री की वैल्यू 100/360, और मुझे 54 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो 100/360 डिग्री इंटू में 54। यहां से अगर अपन देखें 0 से 0 गया, 18 से गया 3 बार, 18 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 5 दिए 15%। हमें वो दो खर्चे ढूंढने हैं जिनमें डिफरेंस 15% का हो। तो आप देखो यहाँ पर 30 और 15 में डिफरेंस है 15% का, 20 और 5 में डिफरेंस है 15% का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एंटरटेनमेंट एंड फूड, एंटरटेनमेंट ये रहा, फूड हमारे पास 15%, दोनों में डिफरेंस 10% का, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर कितना हमारा खर्चा? एंटरटेनमेंट पर खर्चा है 5%, फूड का खर्चा हमारे पास 15%, तो दोनों का डिफरेंस 15% नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए नहीं है। मिसलेनियस एंड हाउस रेंट, मिसलेनियस हमारे पास 30%, हाउस रेंट अगर अपन देखें 10%, तो 30 और 10% का अंतर भी नहीं बन रहा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। मिसलेनियस एंड क्लोथिंग, मिसलेनियस की बात करें 30%, क्लोथिंग की अगर बात करें तो क्लोथिंग का खर्चा हमारे पास कितना है? 20%, तो हमारे पास ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि 30 और 20 है। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या करें? मिसलेनियस एंड फूड, मिसलेनियस और फूड की बात करें तो फूड पर खर्चा कितना है? 15%, फूड पर खर्चा कितना है? 15%, 30 और 15 का डिफरेंस बन रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा, विविध और भोजन। ये हमारे पास आंसर है। तो हमने क्या करा? डीआई के सारे तीनों क्वेश्चन करे, साथ ही साथ पेपर के पूरे 25 क्वेश्चन का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो मुझे बताना, कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो अपन मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, मिलते हैं अपन अगले सॉल्यूशन में। थैंक यू।